आई है मेरी गलियों में, फिर मेरे शहर में बारूद की बू फैली है। फिर से तू कौन है मैं कौन हूँ आपस में सवाल, फिर वही सोच बयाने मनो तू फैली है। मेरी बस्ती से परे भी मेरे दुश्मन होंगे, इस शेर को जरा अपने अंदर महसूस करें। मेरी बस्ती से परे भी मेरे दुश्मन होंगे, पर यहाँ कब कोई अगियार का लश्कर उतरा। आशना हाथ ही अक्सर मेरी जानिब लपके, मेरे सीने में सदा अपना ही खंजर उतरा। इससे पहले भी तो ऐसी ही घड़ी आई थी, सुबह वहशत की तरह शाम में गरीबा की तरह। इससे पहले भी तो पैमाने वफा टूटे थे, शीशे दिल की तरह आए नए जान की तरह। फिर कहाँ हमारी होठों पे दुआओं के दिए, फिर कहाँ शब नहीं चेहरों पे रिफाकत की रिदा। संदली पांव से मस्ताना रवि रूठ गई, मरमरी हाथों से जल बुझ गया अंगारे हिना। अब देखें मलीर के लोगों से मुखातिब हो, दिल नशी आंखों में फुरकत ज़िदा काजल रोया, शाख बाजू के लिए जुल्फ का बादल रोया। मिसले पैराहन गुल फिर से बदन चाक हुए, जैसे अपनों की कमानों में हो अग्यार के तीर। अग्यार गैर की जमा को कहते हैं। इससे पहले भी हुआ चांद मोहब्बत का दुनी, नोक दुश्मन से खींची थी मेरे धरती पे लकीर। नोके दिशना, दिशना कहते हैं वो चाकू की तरह कोई धार हो, उसको दिशना कहते हैं। आज ऐसा नहीं होने देना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आज ऐसा नहीं होने देना। ऐ मेरे सोख्ता जानू मेरे प्यारे लोगों, आपके घर जिलजिले आए तो क़यामत होगी, आपके घर जिलजिले आए तो क़यामत होगी। मेरे दिलगीर मेरे दर्द के मारे लोगों, किसी गासिब किसी जालिम किसी कातिल के लिए खुद को तकसीम न करना मेरे सारे लोगों। तो ये वो तकलीफ है, ये वो दर्द है। देखिए मलीर से आपके एहसासात वाबस्ता हैं। ये वो गलियां जहां पर आपका बचपन गुजरा है, और एहसासात की तर्जुमानी नहीं होती। अब चूंकि मैं आपका मजीद वक्त नहीं लूंगा, चूंकि मकसद है इसमें डॉक्यूमेंट्री हो चुका है। अब हमारे पैनलिस्ट यहाँ पर आएंगे और मैं अपने इस स्टेज को छोड़कर अपने मॉडरेटर को ये स्टेज के हवाले करूंगा। इस सेमिनार के जो मॉडरेटर हैं वो अमर गुल साहब हैं। उनका अगर मैं मुख्तसरन तारुफ कराऊं, हो सकता है मैं उनके बुलंद पाए का वो तारुफ न कर सकूं, लेकिन जिस कदर हो सकता है, जिस कदर मेरे पास मेरी छोटी सी जहानत है, मैं कोशिश करूंगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉन्कर्ड डिग्री कॉलेज में सिंधी डिपार्टमेंट की जानिब से। इसके साथ साथ आप शायर हैं और मुसन्निफ भी हैं, उर्दू और सिंधी अफसाने लिखते हैं। इसके अलावा आप आर्टिकल राइटर भी हैं और एक मुसव्विर की सूरत में भी आप, यानी कि हर तरह से जिस कदर आपसे हो सकता है आप अपने एहसासात की तर्जुमानी के लिए कोशां हैं और अपनी कोशिश को जारी रखे हुए हैं। इसके साथ साथ आप एक कैलीग्राफर भी हैं जिसको उर्दू में खत्तात कहते हैं, और इन्हीं के नाम से यानी कि अमर गुल के नाम से एक खत्तात कंप्यूटर पर मौजूद है। यानी कि जब आप कंप्यूटर में उर्दू या सिंधी फ़ॉन्ट लिखते हैं तो उसमें जो फ़ॉन्ट की सूरत में कैलीग्राफी का जो एक लफ्ज़ है, यानी कि खत्तात एक जो फ़ॉन्ट है या फिर राइटिंग है, वो अमर गुल के नाम से मौजूद है। मैं मोहतरम जनाब अमर गुल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपने पैनलिस्ट को मदऊ करें और स्टेज संभाल लो। बहुत शुक्रिया। अब हम अपने प्रोग्राम के दूसरे सेशन की तरफ जाएंगे। इससे पहले मैं थोड़ी सी चंद अल्फाज आपके सामने पेश करूंगा आज के प्रोग्राम के मौजू के हवाले से। हमने एक कहानी बचपन से हमेशा हैरत के साथ सुनी है, एक ऐसी हैरत जिसका हमें कभी कोई जवाब नहीं मिल सका। उस तारीख के पन्नों पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं, मंगोलों की कहानी, जब वो बगदाद पर हमला आवर हो रहे थे, तो हमने सुना है कि जब वो सारे शहरों को तबाही
कहानी भी हमने हमेशा हंसी के साथ सुनी है, ठट्ठे उड़ाते हुए, कि एक शेख चिल्ली हुआ करते थे जो एक दरख्त पर बैठे थे और उसी शाख को काट रहे थे जिस पर वो खुद बैठे हुए थे। अब मेरा ख्याल है कि पहली कहानी की तरफ दूसरी कहानी इशारा कर रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर हम तारीख के पन्नों से निकलकर आज के दौर में अपने अमाल के आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो बहुत अफसोस होता है अपना चेहरा खुद देखकर कि हमारे अमाल, हमारी एक्टिविटीज़, हमारी सरगर्मियाँ आया शेख चिल्ली की सी तो नहीं है, आया हम बगदाद के उन लोगों की तरह तो नहीं है जिनकी तरफ तबाही बढ़ती चली आ रही थी और वो अपने ही मबाइस में उलझे हुए थे। ऐसी सरगर्मियाँ जिनका कोई हासिल नहीं था। आज मुआशरा माहौलियाती तबाही की तरफ बढ़ रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, बल्कि शायद अपना हिस्सा डाल रहे हैं उस तबाही में। यकीन करें ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप सिर्फ इदारों की तरफ देखें, जिसमें आप सिर्फ हुकूमतों की तरफ देखें। हम बज़ाते खुद इनफरादी तौर पर भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। बहरहाल अब जैसे अगर बात में शायरी शामिल ना हो तो, और ख़ास तौर पर मौजू के हवाले से मैं एक नज़्म है छोटी सी वो पढ़ना चाहूँगा। बया से चिड़िया, चिड़िया से तोते और तोते से कौए, नीलकंठ और वुडपेकर और लाली तक परिंदों, जानवरों और इंसानों का रिज़्क़ और जीवन बाहम आपस में जुड़े हुए हैं। दरख्तों, पौधों, फूलों और फलों से हम सब का जीवन है। दरख्तों की हरियाली तक हम सब हरियल हैं। कल जब दरख्त नहीं होंगे तो कुछ भी न होगा। बदबख्ती हम पर कुत्ते की सूरत भौंकेगी। कल हमको सब आराम मुयस्सर होंगे, लेकिन हम खुशबख्त न होंगे जब दरख्त न होंगे। शायद जीने की सरसब्ज़ तमन्ना डाली डाली सिसक सिसक कर मर जाएगी। ये ताज तख्त न होंगे। बहरहाल ये सारी बातें जो हैं अवेयरनेस के हवाले से हैं, आगाही के हवाले से हैं। हम इस मौजू को लेकर आगे बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ, अपने स्पीकर्स के साथ। मैं आपका मॉडरेटर, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं गुलहसन कलमती को कहूँगा कि वो आए और इसी सेटिंग में है। गुलहसन कलमती एक जाना पहचाना नाम है। उनके तारुफ के कई हवाले हैं। राइटर हैं, हिस्टोरियन हैं और रिसर्चर हैं। अब तक उनकी अहम मौज़ूआत पर, तारीख़ी मौज़ूआत पर, तहकीकी मौज़ूआत पर लगभग 12 किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनमें से 3 किताबों का अंग्रेज़ी में तर्जुमा भी हो चुका है। और इसके साथ साथ वो सिर्फ कलम के ही सिपाही नहीं हैं, बल्कि मैदान अमल में भी सरगर्म है। कराची के इंडिजिनस के लिए जदोजहद में मसरूफ़ इंडिजिनस राइट्स अलायंस के बानी मेंबरान में से हैं और बहुत ही सरगर्म माहौल दुश्मन प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी वो हमेशा उनके खिलाफ बरसरे बेकार रहे हैं। और अब मैं अपनी आज के पैनल की दूसरी मेहमान मोहतरमा अबीरा अशफाक से कहूँगा कि वो आएँ स्टेज पर। IBA यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में प्रोफेसर हैं, लॉ और एनवायरनमेंट पढ़ाती हैं, समाजी हवाले से काफ़ी मुतहरिक और सरगर्म हैं, इंडिजिनस लीगल कमेटी की रुकन हैं, गुजरो जिसको कहते हैं असल नाम है जो, उनके जो नाला मुतासरीन हैं उनके साथ हर तरह से ख़ास तौर पर कानूनी तौर पर इमदाद करने के लिए बहुत अहम किरदार रहा है उनका। और अब मलीर एक्सप्रेस वे के हवाले से जो मुतासरीन हैं उनके साथ भी उनकी काफ़ी कोशिशें शामिल हैं। अपने इस पैनल के तीसरे मेहमान सलमान मलूक से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, बर्ड वॉचर हैं, 2015 से फोटोग्राफी कर रहे हैं। अगरचे उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की है, लेकिन उनका जो फोकस है वो सिंध बलूचिस्तान का कोस्टल एरिया, ख़ासतौर पर खीरतर नेशनल पार्क रहा है, मलीर का एरिया रहा है। मलीर की स्पेशीज़ और जंगली हयात उनका जो है वो बुनियादी मौजूद दिलचस्पी है। ई बर्ड फोटोग्राफी में वो दुनिया भर में अव्वल आकर दुनिया भर में अपना नाम कमा चुके हैं। इस वक्त वो परिंदों के हवाले से किताब भी
हमारी चौथी मेहमान जिनको मैं दावत दूंगा कि वो आए स्टेज पर, तहमीना वली। एक नया नाम है, ताल्लुक कराची के देही इलाके काठौड़ से है। लियारी यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंग्लिश में एमए किया है और अपने आसपास माहौल को उन्होंने तेज़ी से बदलते हुए देखा है। इस तरह से वो एक नौजवान तबके की नुमाइंदगी करेंगी, एक ऐसा तबका जिन्होंने अपने सामने अपने माहौल को उजड़ते हुए देखा है। अब हम अपने सवालात के सेशन की इब्तिदा करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आज के मेहमान गुलशन कलमती से हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे करा चुका हूँ, बल्कि तारुफ कराने की शायद ज़रूरत भी नहीं थी, ये रस्मी सा तारुफ था। मैं गुलशन कलमती को एक तरह से कराची की तबाही का गवाह बनाकर उनसे एक सवाल करता हूँ कि आप एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जिसकी कुछ मंजरकशी हमने आज देखी है और किस तरह से ये तबाही की तरफ धकेला गया है और एक पूरी मनसूबाबंदी के तहत किया गया है। मैं अपने बचपन की अगर बात करूं तो मुझे याद है पानी के कुएं होते थे, 50 फीट उनमें नीचे पानी होता था, लेकिन अभी जैसे हमने सुना कि अब वो पानी 600 फीट तक भी मिलना किस्मत की बात हुआ करती है। तो ये सूरत हाल क्यों यहाँ तक पहुँची, इनकी वजूहात के हवाले से हम जानना चाहेंगे। किस तरह से मलीर की, गड़ा की, कराची के देहात के इलाकों की ज़राए तबाह हुई। कराची का वो इलाका जो कराची के खुराक की ज़रूरियात को पूरा करता था, आज पानी के कतरे को तरस रहा है। ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई, उसकी वजूहात के हवाले से हम जानना चाहेंगे। शुक्रिया सबसे पहले ग्रीन वैली आर्ट्स काउंसिल कराची का, जिन्होंने ये आज जो 5 जून है एनवायरनमेंट डे के हवाले से ये प्रोग्राम रखा और नौजवानों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो आप सबने देखी, तो उस पर बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्री भी हमारा कोई इतना लंबा सवाल किया है, अगर मैं पूरे इस जो वजूहात हैं उस पर बात करूँ तो पूरा टाइम मैं ही दे दूँगा। मुख्तसरन ये उसकी वजूहात ये हैं, एक तो हम देखेंगे पार्टीशन के बाद जो माइग्रेशन हुई वो एक ज़रूरत थी लोगों को यहाँ ज़मीन हासिल करने की, उनके रिहाइश के लिए, तो वो तो 70 तक तो ठीक था। तो जितने इलाके थे, लालूपेट के, गुजरों के, ये सारी चीज़ें वो हाउसिंग स्कीम में गई। उसके बाद मलीर का एक इलाका था, एक ग्रीन बेल्ट था, वहाँ इस तरह की चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। गवर्नमेंट ने किसी दौर में डिक्टेटर ने यह पॉलिसी बनाई थी कि मलीर के ग्रीन बेल्ट को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जमहूरी हुकूमतों ने उस एक्ट को ख़त्म कर दिया और उस एक्ट के ख़त्म करने के बाद जो तेज़ी के साथ जो बचा हुआ इलाका है उस एक्ट की वजह से अब 2013 का जो एक्ट है असम्बली का, उसने तो और ज़्यादा तबाही मचाई है कि वो कराची का पूरा इलाका हमने उठा के MDA और LDA के हवाले कर दिए। अब आपके पास एग्रीकल्चर लैंड का 1 एकड़ भी नहीं है। तो ये सारे कानून जो बनते हैं, ये सारे कानून हमारे जो हैं जो तबाही के जिम्मेदार हैं, और कानून बननी चाहिए, तो कानून बनने चाहिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन यह कानून बनते हैं हमारे तबाही के लिए। अयूब खान ने एक कानून बनाया कि कराची शहर के अंदर जितने भी भैंसों के और गाय हैं उनके बाड़े ख़त्म किए जाएं। अब जो यहाँ का कल्चर है देहात का, मैं गांव में रहता हूँ, आप लोग बहुत सारे लोग वहाँ आए होंगे गांव में, तो घर के साथ बाड़ा है और माल मवेशी है। अब वो कानून बन गया तो ज़ाहिर लोगों ने बंद कर दिया, और इसी तरह कराची का जो देही कल्चर है कराची शहर के अंदर ख़त्म होता गया। फिर कच्ची आबादियाँ, लोगों की ज़रूरत थी, कच्ची आबादियाँ आ गई। अब एक कानून कोर्ट ने बनाया है, हमारे जाहिद भाई बैठे हैं पीछे मेरे ख्याल में, तो वो गुजरो नाला जिसको हम गुजर नाला बना दिया उसको, और इसी तरह पूरी जो है उनको डिमॉलिश किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ खुद सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि बैराटन गैर कानूनी है क्योंकि वो पोश लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनके लिए फिर बार्गेनिंग है, उनको 460 रख दो, उनको रहने दिया जाए,
ये जो गरीब रह रहे हैं इनको उठाओ, इनको खत्म कर दो, या फिर इनको उठाना, ये आप लोगों को क्या क्या दे रहे हैं? ये इस तरह के कानून जो बनते हैं ये असल में तबाही ये लाते हैं, ये कानून तबाही लाते हैं। जब बहुत सारे नौजवान आप लोग बैठे हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हब डैम जब बन रहा था तो बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था। उस वक्त एनवायरनमेंट के जितने भी एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि इतना बड़ा डैम बनाएंगे तो हब डैम के नीचे समंदर तक पानी नहीं जाएगा, ये पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। लेकिन उस वक्त उनकी बात नहीं मानी गई, तो उसका नतीजा ये अब वो खुद कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, कि हाँ ये बहुत बड़ी तबाही हुई, क्योंकि समंदर में जब मीठा पानी नहीं जाएगा तो वो बैक करेगा समंदर का पानी, मीठा पानी ना होने की वजह से वो बैक करेगा। अब हमदर्द के जो बाग हैं वहाँ तक आप देखें, ज़मीन जो है वो सेम और थोर का शिकार हो गया, और सारी एग्रीकल्चर जो है वो गाबू पट का, हब का, वो सब का सब तबाह हो गया। अगर आप गज़ेटर पढ़ेंगे 1907 की, तो पूरा मंगो पीर का इलाका, वो कहते हैं कि कैनाल निकले हुए थे हब डैम से, वो पूरा सरसब्ज़ और शादाब इलाका था। लेकिन हब डैम हमने बनाया कराची के पानी के हवाले से, लेकिन इतना बड़ा इलाका हमने तबाह कर दिया। तो इस तरह के कानून जब बनते हैं, इस तरह की चीज़ें जब बनती हैं, तो वो तबाही लाती हैं। तो हम, क्योंकि जो थदो डैम बना था, मड्डी डैम की बात हो रही है, हम सिर्फ कालाबाग डैम की बात नहीं कर रहे। कालाबाग डैम अगर बनेगा तो सिंध तक पानी नहीं पहुंचेगा। तो इसी तरह बाकी जितने आप जो पहाड़ी इलाकों में डैम बना रहे हैं बड़े बड़े, दरवात डैम बना है, दरवात डैम बना है, नीचे का सारा इलाका उस पानी न होने की वजह से मुतासर हो रहा है। इसीलिए अब चेक वेयर बनाए, बड़े बड़े डैम कहीं भी नहीं बनाए। तो ये इस तरह की जब चीज़ें बनेगी, इस तरह के जो कानून बनेंगे, तो ये तबाही आएगी जो हम तबाही देख रहे हैं। हमें कानून बनाना पड़ेगा असम्बली के अंदर बैठकर कि ये एरिया, ये इलाके एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पर किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, सिर्फ जो जितने इंडिजिनस वोट जो है वो होंगे, इससे ज़्यादा कोई किसी किस्म की कोई बड़ी हाउसिंग स्कीम नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कितने कोई भी क्रैश प्लांट जो है वो आबादी के करीब नहीं होगी, लेकिन आप देखें 100 से ज़्यादा क्रैश प्लांट हमारे आबादी के करीब है। कोई पूछता नहीं है, ना डीसी पुलिस, सब खामोश है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, नेस्ले जो प्रोजेक्ट था लिंक रोड में, आप सबको याद होगा, तो वहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगाए थे नेस्ले ने अपना वाटर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो आगा खान वाले गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ बड़े बड़े आप जो है बोर्ड लगा कर पानी साफ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। लेकिन इस वक्त आप देखें पूरे मलीर में, पूरे जो है गडाब में जो है वो टैंकर माफिया, बड़े बड़े जो बोर्ड लगा के वहाँ से जो पानी हासिल किया जा रहा है, इससे एग्रीकल्चर तबाह हो रही है। कानून बनी हुई है, लेकिन उस कानून पर अमल दरामद कौन करेगा? दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो असेंबली में कानून पास करने चाहिए, दूसरा जो कानून बनेंगे उन पर अमल दरामद की ज़रूरत है। तो इस तरह हम इस तबाही को बचा सकते हैं, वरना दूसरी सूरत में कोई भी तरीका नहीं है इसको बचाने के लिए। तीसरी सूरत ये, आप निकलें, जदोजहद करें, अपने नुमाइंदों को फोर्स करें कि ये क्या हो रहा है, इनको बचाए, मलीर को बचाना है, सरसब्ज इलाके को बचाना है। सिर्फ मलीर नहीं, पूरा वेस्ट का इलाका तबाह हो रहा है। तो एक लकीर हमें खींचनी पड़ेगी, इस लकीर के बाद अब कोई ज़्यादा आबादी नहीं बढ़ेगी, ये एग्रीकल्चर लैंड होगा, ये वाइल्ड लाइफ एरिया है, इससे अंदर किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। इस तरह का कानून बनाने की ज़रूरत है। पूरे सिंध में कानून बना है कि आपके पास सरकारी ज़मीन है 16 एकड़, वो आपकी है, उसके मालिकाना हकूक़ मिल गए, लेकिन कराची वालों के लिए नहीं। कराची में इस वजह से मेरा कराची में एग्रीकल्चर नहीं है। भाई आप देखने वाली डॉक्यूमेंट्री आपने देखी, इतना बड़ा एग्रीकल्चर इलाका है, तो आप देखें है एग्रीकल्चर, लेकिन उनके जहन में, जो हमारे हुक्मरान हैं, उनके जहन में ज़मीन किस तरह हासिल की जाए, किस तरह ज़मीन पर कब्जा किया जाए, इस तरह का सोच है। इसी वजह से वो कानून सिंध में है कि जो 16 एकड़ भुट्टो साहब ने दिए किसानों को, उनके मालिकाना को मिल गए, लेकिन कराची वालों को नहीं मिले। तो इस तरह हमें फोर्स करना पड़ेगा अपने। मेरा दूसरा सवाल हमारी मोहतरमा अबीर अशफाक से है कि मलीर एक्सप्रेस वे के हवाले से हमने अभी जो सिपा के किरदार को देखा है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो उनकी रिपोर्ट है, या फिर उसके बाद पब्लिक हियरिंग जो उनकी हुई है, जहाँ तक मैंने महसूस किया है अपने ज़ाती मुशाहिदे की बुनियाद पर, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, तो मुझे लगा ऐसा है कि ये माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया इदारा माहौल की तबाही के हवाले से पार्टी बना हुआ है, और उन
इदारों के साथ गठजोड़ में लगा हुआ है। तो अगर ऐसे में जब एक माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया इदारा खुद माहौल की तबाही में इन्वॉल्व हमें नज़र आए, तो एक आम आदमी के लिए कानूनी तौर पर क्या रास्ता रह जाता है कि वो क्या कानूनी तौर पर रास्ता इख्तियार करें? आया हम इसमें बैनुल अक़वामी इदारों को इन्वॉल्व कर सकते हैं या किस तरह से हम अपने माहौल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अमर जी और थैंक यू। डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़बरदस्त थी, ये मैं अपने IBA के स्टूडेंट्स को भी दिखा चुकी हूँ। अच्छा, आपका जो सवाल है वो बहुत अहम है। मलीर एक्सप्रेसवे में एक तो इन लोगों ने मलीर एक्सप्रेसवे पे काम जो था वो पहले ही शुरू कर दिया था। इसकी EIA जो कानूनी तौर पर पहले होनी चाहिए थी, यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, वो लोगों से शेयर की जाती है और फिर लोगों का फीडबैक उस पर लिया जाता है। फिर बाकायदा एक हियरिंग होती है। तो वो सब जो थी वो 9-8 महीने तामीरात कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद की गई, जो कि ऑब्वियसली आपको सबको पता है कि वो पहले होती है। लोगों का आपको जिसे कहते हैं हम लॉ में फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए। फ्री यानी कि आज़ादाना तौर पर, प्रायर यानी कि मंसूबे से पहले, और इन्फॉर्म्ड यानी जानकारी के साथ। तो वो तो हुआ नहीं। अब EIA की जब हमने रिपोर्ट पढ़ी तो वो 469 पेजेस की। आप ये सोचें कि आजकल कौन पढ़ सकता है 469 पेजेस, बल्कि 800 पेजेस थे। और जो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जो इस मंसूबे को फंड कर रहा है, उनकी वेबसाइट पे 469 पेजेस की और हमें दी 800 पेजेस की। अच्छा, उसकी मैं तफसीलात में नहीं जाऊँगी, लेकिन बस इतना कहना चाहूँगी कि उसके अंदर उन लोगों ने तकरीबन 100 से भी कम अफराद से जाके कंसल्टेशन की हो। तो आपकी फ्री, प्रायर, इन्फॉर्म्ड कंसेंट तो कई की ली गई। और उनके अंदर जो औरतें थीं, तो वो औरतों से तो यानी कि ना होने के बराबर कंसल्टेशन हुई। 6 या 7 औरतें थीं और वो सारी जो थी वो उन्होंने ये कहा कि हमारा किरदार जो है वो हाउसवाइफ का है। हालांकि हमें पता है कि दही इलाकों के अंदर, कराची के पेरी अर्बन रूरल एरियाज़ के अंदर औरत का किरदार जो है वो सिर्फ हाउसवाइफ का नहीं है। चाहे वो बोल रही है कि मेरा सिर्फ हाउसवाइफ का किरदार है, उसका किरदार जो है वो कई लेयर्स में है। एक तो वो घर का काम भी कर रही है एज अनपेड लेबर, दूसरा उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको बिल्कुल ही यानी कि नज़रअंदाज करके कहा जाता है कि वो फ्री का काम कर रही है, या उसके काम की इकोनॉमिक वैल्यू को बिल्कुल सेकेंड रेट या ना होने के बराबर समझा जाता है। लेकिन जब हम मलीर जाते हैं और हम मलीर के गोठों के अंदर या मिडाब के गोठों के अंदर औरत से बात करते हैं, तो वो घर के काम के अलावा माल मवेशी भी पाल रही है, और इस गंदी डेवलपमेंट से उसके माल मवेशी के अंदर कमी आई है। दूसरा हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ वो अपनी बकरियाँ भी चरा सकती थी, उनके जो एरियाज थे, पाथवेज थे, वो बंद किए जा रहे हैं और दीवारें लगा दी गई और कैमरास। और आपको पता है कि दही इलाकों के अंदर अगर औरत सही तरीके से मूव नहीं कर सकती और हर वक्त उसके ऊपर सर्विलेंस की जाएगी तो वो कितनी महदूद हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो एग्रीकल्चरल रूरल एक्टिविटीज़ थी औरतों की, वो भी नज़रअंदाज हुई। तो वो जैसे मरीब के फार्मर्स ने हमें बताया कि 20-25 साल पहले औरतें आती थी और वो हमारी ज़मीन इतनी ज़रखेज़ होती थी कि वो ये वाली घास काट के ले जाती। अब दिस एक्टिविटी हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू, और जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हुई है और हमें इसके बारे में पता भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मलीर एक्सप्रेसवे में जो EIA हुई वो बिल्कुल गलत हुई, कानून के ख़िलाफ़ हुई। और बहरिया के अंदर तो हमें औरतों की शमूलियत चाहिए और औरतों की रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और जब ये डॉक्यूमेंट्री बनी थी तो आई थिंक औरतों का किरदार तो हमेशा बहुत यानी कि आला रहा है। मशीनें भी जब आती हैं तो औरत ही होती है जो वो बुलडोज़र का सामना कर रही होती है। लेकिन अब आई थिंक हम लोग थोड़ा सा औरतों को स्पेस देने के लिए रेडी हो गए हैं, जो आई थिंक मेरी नज़र में इज़ एन अचीवमेंट। तो सॉरी आपका सवाल मुख्तसर था, लेकिन मैंने कई बातें कह दी। नहीं, इसमें अभी मेरा सवाल मेरा ख्याल रहता है कि एक आम आदमी जब अपने इदारों को, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के इदारों को माहौल की तबाही में एक तरह से शरीक देखता है, तो वो उसके पास क्या कानूनी रास्ता रह जाता है कि अपने माहौल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें करें? मेरा सवाल बुनियादी तौर पर यह था। देखें, आपका सवाल डेफिनेटली, आप बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं ये आपने मुझे अपने कंपेल किया कि मैं सवाल कराऊँ। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। इंडिया के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को बड़ा रेडिकल तरीके से एक्टिविस्ट ने इस्तेमाल किया है। हमें इदारों को कंपेल करना है कि हमें
इंफॉर्मेशन है और हम राइट टू इंफॉर्मेशन के लॉ को यूज़ करें, हम सीपा के लॉ को समझें। सीपा के लॉ के अलावा अगर हमें लगता है कि सीपा का 2014 का लॉ एनवायरनमेंट माहौलियात के हवाले से नहीं इस्तेमाल हो रहा, हमारा ट्राइब्यूनल जो है वो डिफंक्ट हो गया है, हमारा ट्राइब्यूनल जो है वो आंसरेबल जो है वो सरमायादार को, कम्युनिटी को नहीं है, इंसान को नहीं है, औरत को नहीं है, तो हम बैनुल-अक़वामी रास्ते ज़रूर इख्तियार कर सकते हैं। गुज्जर और रंगी के अंदर हमने UN के हाउसिंग रैपिडोर को लिखा, क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी जो रैपिडोर है, इंडिजिनस राइट्स के हवाले से कोई ट्रीटी नहीं है लेकिन इंडिजिनस राइट्स के हवाले से एक UN डिक्लेरेशन है जो कई तहफ़्फ़ुज़ात देती है। जो गडाव के और मरीर के लोग जिस तरीके से अपने माहौल को कंजर्व करते चले आए हैं, वो सारी बातें जो हैं वो इंडिजिनस राइट्स डिक्लेरेशन में लिखी हैं। और ना सिर्फ ये गुल हसन कलमती साहब ने जो डॉक्यूमेंटेशन हेरिटेज साइट्स की है और जो हुकूमत सिंध को बार बार गुजारिश की है कि इन हेरिटेज साइट्स की आप नोटिफिकेशन करें, जो अभी तक हमें जब इनको जवाब नहीं मिला है, तो इस तरह के काम आपको करने हैं लोकल लेवल पे भी और फिर उनको जोड़ना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो तरीक़ेकार है उसको हम लोग, उसके लिए हम लोग ट्यूटोरियल्स रख सकते हैं, नो योर राइट सेशंस रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम पैंडेमिक के बाद, क्योंकि UN हाउसिंग रैपिडोर को ज़रूरत थी कि वो डेटा इकट्ठा करे इलेक्शंस जबरी बेदखली पर, तो हम लोगों का टाइमिंग भी एक ज़रूरी चीज़ है ना। अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतनी बातें हो रही हैं, आई थिंक मरीन एक्सप्रेसवे, एजुकेशन सिटी DHA और बहरिया के खिलाफ हम एक अगर बहुत बड़ी मुहिम मूवमेंट को बिल्ड करते रहें जो कि इंडिजिनस राइट्स अलायंस करती चली आई है, तो आई थिंक कानूनी तौर पर भी हमारे कई ज़राए नजर आएंगे। किरथर के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट को पटिशन करेंगे, तो ये काम अभी हो रहा है और इंशाल्लाह हम लोग अभी पिटिशन फाइल करेंगे। और खुदकिस्मती से हमारे जो ऊपर लेवल के लॉयर्स हैं जो अमूमन बहुत बड़ी फीस देते हैं करोड़ों के अंदर, वो माहौलियाती चीज़ों के ऊपर फ्री में काम करने के लिए क्योंकि ये काम इतना है। तो आई डोंट नो अगर मैंने आपके सवाल को अभी आंसर थोड़ा बहुत किया हो, लेकिन कोशिश जरूर की है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। असल में इनकी बात सुनकर मुझे आकाश अंसारी का एक शेर याद आ गया राइट टू नो के हवाले से कि हमें लूटा गया है, इतना लूटा गया है कि हमसे लूटने का एहसास भी लूट चुका है। तो हमें अपने लूटने का एहसास कम से कम होना चाहिए, क्या हमारे मसाइल हैं और क्या रास्ते इख्तियार करके हम अपने हुकूक के लूटने को रोक सकते हैं। अब मैं अपने अगले मेहमान सलमान बलोच पास जाऊंगा, सलमान बलोच के पास। अच्छा, आपने जैसे अभी जो डॉक्यूमेंट्री हमने देखी उसमें आप बता रहे थे, वो बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है कि 18 की थी, 2018 की, तो उस को हम देखते हैं 3-4 साल अब गुजर चुके हैं। तो आपने उसमें जब बताया कि 50 to 60% जो है वो जंगली हयात में, वाइल्ड लाइफ में कमी आई है। एक तो सवाल ये है कि अब रिसेंटली जो 2022 में क्या सूरत हाल है, और दूसरा जो मेरा इसमें जुड़ा हुआ सवाल है वो ये है कि एक तो हम देखते हैं कि जो जंगली हयात नायाब हो रही है उसका असर फितरत पे पड़ता है, फितरत की खूबसूरती कम हो रही है। लेकिन ये जो स्पीशीज़ कम हो रही हैं या जो जंगली हयात कम हो रही है, इसके असरात फितरत की खूबसूरती के साथ साथ क्या इंसानों पर भी इसके मनफी असरात पड़ते हैं माहौलियात के हवाले से? दो सवाल है मेरे को। जी अमर, शुक्रिया आपका। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन अलमिया ये है कि अगर यहाँ लाउती लाइव सेशन होता तो लोग ज़्यादा होते, तो हमारी रिक्वेस्ट लोगों की जो अवेयरनेस का लेवल है वो ये है कि हमें अपने नुकसान का आइडिया ही नहीं है कि जिस कराची पे बैठ के हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, 2040 के जो प्रेडिक्शंस हैं वो इंतहाई बुरे हैं। और 2024-25 में आपके पास जो पानी के प्राइसेस आने वाला है, तो इस तमाम सिनेरियो में हम अपने इंटरेस्ट की किस लेवल पे हैं, अवेयरनेस के किस लेवल पे हैं, वो पॉइंट मैंने रेज़ करना था। सेकंड ये है कि कुछ लोग सोच रहे हैं, यकीनन यहाँ मौजूद लोगों की क्वांटिटी बता रही है कि कुछ लोग सोच रहे हैं, बात हो रही है। तो जब 2015 में मैंने काम किया तो मैं इनमेच्योर था, मुझे नहीं पता था कि किस तरह फील्ड ऑब्जर्व किया जाता है और बर्डिंग कैसे की जाती है। मेरे पास एक छोटा सा कैमरा होता था और मैं एक नेचर लवर के फील्ड जाता था और जो परिंदे नज़र आते थे वो रिकॉर्ड करता था। लेकिन साइंटिफिक टैक्टिक्स
या टेक्निक्स की बात करें हम और फील्ड ऑब्जर्वेशन की बात करें, वो तो हमें आती ही नहीं थी। जब 2018 में अख्तर ने और नोमान ने बात की कि हम इस अर्बनाइजेशन के इफेक्ट को स्टडी करें और आप वाइल्ड लाइफ या इन्वायरमेंट के हवाले से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो डिस्कस करें, तो उस वक्त मेरी नॉलेज बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू आज के। उस वक्त मैंने नंबर ऑफ स्पीशीज़ भी नहीं बताए थे, मैंने बटरफ्लाइज के बारे में बात ही नहीं की थी, मैंने इंसेक्ट्स के हवाले से बात ही नहीं की, मैंने रेप्टाइल का जिक्र ज़रूर किया लेकिन मैंने उनके डैमेजेस के हवाले से बात ही नहीं की। तो जब थोड़ा सा ये नॉलेज मेरा बढ़ा है और 2022 में हूँ, मैंने 2022 में गडाफ छोड़ दिया है, 2022 में मैंने काठौर छोड़ दिया है। इससे बड़ा कोई अलमिया नहीं हो सकता। आप समझ सकते हैं कि ये इम्पैक्ट जो मैं उस वक्त रीड कर रहा था कि 55, 50 या 60% इम्पैक्ट है, वो अब सपोर्ट एरियाज़ में तो 90+ पे आ गया है कि अब हमको अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो वो बटरफ्लाइज नज़र आती हैं, लेकिन जनरली अगर थोड़ा सा, जैसे इस साल अभी कोई उम्मीद नहीं है, पिछले साल कम हुई है बारिशें, तो नंबर्स बहुत गिरे हैं। कभी ये होता था कि हम जब जाते थे फील्ड में तो कुछ जगहों पे हमें 60+ स्पीशीज़ मिलते थे बर्ड्स के, 15 से 20 हमें बटरफ्लाइज की स्पीशीज़ एक बार में रिकॉर्ड करने मिलते थे। असल में फील्ड में बटरफ्लाइज या वाइल्ड लाइफ के ऑब्जर्वेशन जो है इंतहाई ही सबर आज़मा काम है। जब आप किसी सबर आज़मा काम को करने जाते हैं और आपको कोई रिजल्ट ना मिले तो क्या होता है कि आप अपना टाइम बचाने के लिए मूव करते हैं। तो मुझसे पहले जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर यहाँ काठौर आते थे, स्पेशली काठौर, वो उन्होंने तकरीबन 2018 के बाद वहाँ जाना छोड़ दिया है। लेकिन मैं 2018 के बाद भी गया हूँ, मैं 2022 को भी गया हूँ स्टार्टिंग में। लेकिन ये है कि जब मैं हर वीक जाता था या कम से कम महीने में 2 विजिट्स मेरे होते थे गडाफ में या काठौर में, अब मेरे विजिट नहीं होते। अब कई महीनों में मैं 1 विजिट करता हूँ। 2022 में मैंने 2 विजिट किए हैं। इसकी वजह ये है कि जब मैं वहाँ जाता हूँ, मैं पूरा दिन वहाँ गुजारता हूँ। 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि दरख्त कम होने की वजह से वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बियरेबल नहीं है। हम जो टेम्परेचर काउंट करते हैं वो शेडो के नीचे काउंट करते हैं, जबकि वहाँ अब तो शेडो ही नहीं है, दरख्त काटे गए हैं। आप वहाँ डायरेक्ट आपको जब सन लग रहा होता है, मतलब सूरज की रोशनी आपको जो डायरेक्ट लग रही होती है शुआएं, तो उस वक्त टेम्परेचर अलग होता है। तो जब आप पूरा दिन फील्ड में गुजारते हैं तो वो मुमकिन ही नहीं है कि आप गुजार पाएँ कि कुछ देर बाद आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो एक तो ये एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, सेकंड ये है कि जब आप जाओ आपको परिंदे ही नहीं मिलते, बटरफ्लाइज ही नहीं मिलती। जब आप 90+ आप लॉस कर चुके हो तो सिचुएशन क्या होती है। मैं आपको चंद स्पीशीज़ बताता हूँ कि काठौर में वर्डेटर फ्लाई कैचर हर विंटर को माइग्रेट करके आता था, और गडाफ पे सेम यही रिकॉर्ड मुझे मिले हैं। मुझे दोस्तों ने बोला है अलग कलर का कोई नीले कलर का परिंदा नज़र आया, इनको नहीं पता। तो मैं गया, मैंने वहाँ चेक किया तो वर्ल्ड फ्लाई कैचर जो इस्लामाबाद के मरगला के पहाड़ों में मिलता था, और मरगला में करोड़ों के हिसाब से दरख्त लगे हुए हैं। तो अगर उसके बाद उसका कोई ठिकाना था तो मलीर के वो जंगलात थे, वो एरियाज थे गडाफ और काठौर के, जहाँ वो दरख्तों में अपना विंटर गुजारता था। तो इस तरह के बहुत सारे स्पीशीज़ अब नहीं मिलते। तो मैं नॉर्दर्न लैम्पिंग की बात करूँ, पूरे पाकिस्तान में एक यूनिक रिकॉर्ड था कि सियालकोट के बाद जो वेटलैंड है उसके बाद वो गडाफ में मुझे रिकॉर्ड करने को मिला। इस पूरे रीजन में कहीं और बाद में रिकॉर्ड हुआ है लेकिन वहाँ नहीं मिला। अब एक बार जो मैंने 2017 में रिकॉर्ड किया है उसके बाद मुझे वो रिकॉर्ड नहीं मिला। अब मैं मल्टीपल विजिट करता हूँ, जब मुझे रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा। मेरी शायद मोहब्बत है फिर भी मैं साल में 2-3 चक्कर लगाऊँ, 4-5 चक्कर लगाऊँ और चेक करूँ शायद कि कोई परिंदा मुझे मिल जाए या कुछ स्पीशीज़ मुझे मिल जाए। लेकिन एक्चुअल ये है कि अब ग्राउंड में सिचुएशन बहुत ही हद तक खराब हो चुकी है, जो रियलिटी है। अब मैं आपके सवाल के दूसरे जानब आता हूँ कि जब हम फितर से करीब होते हैं तो एक हमें एनर्जी मिलती है, एक खूबसूरती होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि महीने में एक दिन
लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, देखिए इंसान, अगर हम डार्विन की थ्योरी को ना भी माने, हम फितरत की थ्योरी की बात करें, हम मजहबी थ्योरी की बात करें, इंसान कभी भी इस हयातियाती प्रोसेस से जुदा कोई शय नहीं है। कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है कि आपने एक रिपोर्ट बनाया और उसको कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या उसके करीब रहने वाली दूसरी चीज़ें उसको डिस्ट्रैक्ट या डिस्ट्रैक्ट ना कर सकें। इंसान उस इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। अब अगर सपोज मक्खी खत्म हो गई तो आपकी रिप्रोडक्शन प्लांट्स की पूरी रुक जाएगी। हमारे साथ अलमिया ये है कि हमें साइंस पढ़ाया ही नहीं जाता, हमें फील्ड ले जाया नहीं जाता कि बच्चों को हम फील्ड ले जाएं और उनको बताएं कि ये जो इंसेक्ट घूम रहे हैं पुलों के ऊपर, ये जो बमरे घूम रहे हैं पुलों के ऊपर, ये तितलियां जो घूम रही हैं, ये एक बहुत बड़े साइकिल को रन कर रही हैं जिससे इंसान की बका वापिस्ता है। अब चूंकि इल्म न होने की वजह से क्या होता है कि हम जब बटरफ्लाइज की बात करते हैं, बर्ड्स की बात करते हैं, रेप्टाइल की बात करते हैं, हम ऐसा लगता है कोई एलियन लैंग्वेज में बात कर रहे हो, कोई एलियन चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। असल नुक्ता ये है कि लोगों को महसूस ही नहीं होता कि हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बका की बात कर रहे हैं। अभी तक जितने भी यूनिवर्स बाद में बाहर ढूंढने की कोशिश की गई है, कहीं इस तरह का सक्सेस नहीं मिला कि आपको अर्थ का कोई अल्टरनेट मिले। जब अर्थ का अल्टरनेट आपको नहीं मिल रहा, जो करंट अर्थ आपके पास है, मदर अर्थ, उसको बचाने की बात की जाए। अगर कराची 2015 का या 16 का जो हीट वेव आया था, लोग उसमें मरे थे, 2000-3000 जो भी लोग, बहुत सारे लोग मर रहे हैं आज भी। चूँकि आपके पास डेटा करेक्शन नहीं है तो आप रिपोर्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नहीं है, लोग मरते हैं कम क्वांटिटी में, इसलिए आपको पता नहीं चलता। अब लोग, उन्होंने 2015-16 का जो हीट वेव देखा तो लोग डरते हैं, थोड़ा सा गर्मी होती है, बाहर नहीं जाते। मेरे ख्याल में कुछ वक्तों बाद हमने चरन परन को ख़त्म करके अपने लिए दावत दी है अज़ाबों को। कुछ वक्तों बाद इंसान का रहना कराची जैसे कंक्रीट के शहर में बहुत ही मुश्किल होगा। आप मरीर रिवर के लाइफ लाइन को ख़त्म कर रहे हैं तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल ख़त्म हो जाएगा, तो स्पीशीज़ तो रहेंगी ही नहीं। और ये तमाम स्पीशीज़ जो इंसान हो गया या परिंदे, खास किस्म की स्पीशीज़ खास क्लाइमेट में रहती हैं, और इसी तरह खास क्लाइमेट के खास प्लांट होते हैं, दरख्त होते हैं, पूरा एक साइकिल है। इनमें से अगर उस चेन का एक भी कड़ी टूट गया तो क्या होगा कि वो चेन पूरी बेकार हो गई। तो वो चेन का एक हिस्सा इंसान भी तो है। तो अगर आज इंसान नहीं समझ रहा, आज अवेयरनेस का लेवल ये है कि कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो ये कोशिश करें कि बच्चों को पार्क्स ले जाएं, अगर अवेलेबल हैं, कम है लेकिन अवेलेबल है तो उनको ले जाएं, इंसेक्ट दिखाएं, थोड़ा सा इकोलॉजिकल जो साइकिल है उसको स्टडी कराएं, उनको बताएं कि ये जो परिंदे घूम रहे हैं ये आपकी बका के लिए घूम रहे हैं। अगर वो जिंदा रहेंगे तो आप जिंदा रहेंगे, तो मेरे हिसाब से बात बढ़ेगी। लोगों को हम शायद बहुत हद तक डैमेज कर चुके हैं और मज़ीद जितनी देर तक अवेयरनेस आएगी हम डैमेज कर चुके होंगे, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि शायद हम बिल्कुल जो आयात ख़त्म होने की तरफ जा रही होगी उसको हम कहीं किसी हद तक कहीं जाके रोकने में कामयाब हो जाए। तो ये है मुद्दा। फितरत के साथ हम जो कुछ कर रहे हैं, तो फितरत के बारे में एक बात तो वैसे ही मशहूर है कि फितरत अपना इंतकाम कभी नहीं भूलती। अब मेरा अगला सवाल हमारी अगली मेहमान तहमीना वली से है। आप से मेरा सवाल ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, ख़ास तौर पर मैं अगर कराची देहात के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से अगर सवाल करूँ, तो आज का चूँकि हमारा मौजू इन्वायरमेंट है, माहौलियात है, तो क्या इस वक्त जो हमारे माहौलियात को मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से की वजह से जो ख़तरात लाहक हैं या जो इसको सूरत हाल है, क्या उस हवाले से हमारा नौजवान ख़ास तौर पर आगाही रखता है, शऊर
इस हवाले से शऊर का लेवल वो नहीं है जो होना चाहिए, आगाही वो नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में नौजवान क्या किरदार अदा कर सकते हैं? सबसे पहले आप सबका शुक्रिया। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, जैसे इस इलाकों से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, जिस स्कूल से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, बैरिया के बिल्कुल नज़दीक नियर कानपुर से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। तो इस हिसाब से नौजवानों की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि माहौलियात के मतलब हवाले से यहाँ पे बहुत से लोगों ने, मेरे मोतबर लोगों ने बात की है, और उस हवाले से ये भी बात किए गए हैं कि मतलब उससे हमारे नुकसान क्या हैं और आगे हमें चलकर क्या नुकसान मतलब पेश आएंगे या हम उनको पेश कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से हम उस बात से थोड़ा हटकर अपने जो हमारे गोट हैं, हमारे जो मतलब आबाई अजदादी गोट हैं, या जिस माहौल में हम लोग ज़िंदगी कर रहे हैं, उस माहौल के मुताबिक बात करें। मतलब जहाँ पे जो औरतें हैं, जो गोट जो बैरिया के मतलब ज़ुमरे में आ रहे हैं, वो किस तरह से डैमेज हो रहे हैं। और आई थिंक सो कि जो नौजवान नस्ल यहाँ पे बैठे हैं, जो मतलब घरों पे बैठे हैं, सब लोगों में ये अवेयरनेस अब तक आ गई होगी कि ये जो मेगा डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, जो बैरिया है या DHA है, जो भी है, मतलब इन दो मेगा डेवलपमेंट को हम जो आबाई लोग हैं, लोकल पर्सन, एज लोकल पर्सन हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम इसको एक मेगा डेवलपमेंट नहीं कह सकते। हमारे नजरिए के मुताबिक एक मेगा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे जो इलाके हैं, जिस इलाके में हम लोग ज़िंदगी कर रहे हैं, जैसे कि काटूर है, काटूर के अलावा गड्ढा है, गड्ढा के अलावा जो भी मतलब जो इंडिविजुअल जो वहाँ पे स्पेसिफिक गोट वहाँ पे पाए जाते हैं, वो सारे डैमेज होते जा रहे हैं। हमारे जो औरत हैं, मतलब हम इस पॉइंट को लेकर जो हमारे औरत रेजिस्टेंस के नाम से वहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब जो हम रेजिस्ट कर रहे हैं, हम उनको भी यहाँ पे बैठकर हाईलाइट करें कि वो वहाँ पे किस तरह से अपना बाकायदा मतलब एक बाशऊर किरदार अदा कर रहे हैं। और बाकायदा ये शऊर जो हम डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, वो हम सब नौजवान नस्लों में हैं, और हमें पता भी है कि ये आगे जाकर ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो डेवलपमेंट का नाम दिया जा रहा है, वो हमारे लिए एक तबाही का ही नाम उसको दे सकते हैं। एक अच्छा मतलब मुस्तकबिल या एक बाशा मुस्तकबिल हमारे लिए नहीं बन सकता। और दूसरी बात, हमारे जो इलाके हैं, हमें पहले से ना कोई ऐसा हेल्थ मतलब कि सेक्टर, ना कोई ऐसा एजुकेशन सेक्टर, कुछ भी हमारे हिस्से में नहीं आ रहा था। वहाँ पे जो स्कूल्स पाए जाते हैं, हमारे जो बोर्ड्स वहाँ पे मौजूद हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, और स्कूलों की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो लड़कियाँ, मैं यहाँ पे डिफेंड करने भी बैठी हूँ औरतों को और लड़कियों को, जो हमारी नौजवान लड़कियाँ हैं, फीमेल्स हैं वहाँ पे, जैसे कि हमारे यहाँ एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। अगर एजुकेशन का सिस्टम है भी, एक हद तक है, 100% में से 10% में उसको नहीं कर सकते कि वहाँ पे मतलब हमारी जो लड़कियाँ हैं, हमारी नौजवान नस्लें, वो एजुकेशन हासिल करने की शायद उसमें वो है, उन लोगों में शायद वो मतलब हासिल करना भी चाहते हैं, लेकिन पहले जो बोर्ड में स्कूल्स होते थे, वो इन स्कूलों में जाकर एजुकेशन हासिल करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, बैरिया के ज़ुमरे में जो बोर्ड आ रहे हैं, उनमें जो स्कूल्स हैं, वो स्कूल भी जाहिर सी बात है, वहाँ पे माहौल भी बाउंड होता जाएगा, वो कल्चर भी बाउंड होती जाएगी, वो एजुकेशन भी बाउंड होता जाएगा, और सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट होती जाएंगी। तो अब वो जो हमारी माएँ अगर काटूर में रहती थी, काटूर से मतलब थोड़ा दूर वो जाकर काटूर शहर में कॉलेज करने जाती थी, अगर बाकी औरतें लड़कियाँ थी मतलब कॉलेज पढ़ने वो बटाप जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, इस डेवलपमेंट के नाम पे जो दीवारें खड़ी होती जा रही है, वहाँ पे जो रोड्स बनाए जा रहे हैं, अगर हम वहाँ के इलाकाई लोग हैं, इलाकाई लोगों को अगर आप लोग अलाउ ना करते उन रोडों से जाने, मतलब उन रोडों पे गुजरने के लिए, तो वो लोग कहाँ से गुजर कर दूसरे इलाकों में मतलब सर्वाइव करके जाएँ एजुकेशन हासिल करने के लिए। जो गड्ढा का एक हमारे पास सोर्स था एजुकेशन का, और दूसरी काटूर में, और वी आर रियली फीलिंग इनकम्फर्ट इन दिस इन्वायरमेंट। हम इस इन्वायरमेंट में बाकायदा सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वायरमेंट हम इलाकाई लोगों के लिए नहीं है। हाँ, अगर हम इसको डेवलपमेंट के नाम दे रहे हैं, डेवलपमेंट का, अगर आप लोग इस चीज़ को डेवलपमेंट मान रहे हैं, तो आप लोग मतलब क्यों दूसरे इलाकों में से लोग आप यहाँ पर आके बसा रहे हैं? अगर ये डेवलपमेंट बन रहा है, इसमें एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, और बाकी मतलब सकाफत है, लेकिन वो क्या है, हम जो इलाकाई लोग वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉलेजेस बन रहे हैं, वो एलीट क्लास के लोगों के लिए बन रहे हैं। वहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम है, वो हेल्थ सिस्टम हम इलाकाई लोगों के लिए नहीं है। ना हमें कोई एजुकेशन हासिल है,
डायरेक्शन है और हमारे नौजवान नस्ल बाकायदा इस चीज़ से आगाह है कि मतलब ये निज़ाम हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद निज़ाम नहीं है और ना ही होगा। ठीक है, तो मेरा आपसे जो सवाल था वो आपने उसका बहुत मतलब तफसील से जवाब दिया, और मेरा सवाल ये था कि माहौल के हवाले से माहौलियात मुरतब होने वाले असरात पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, क्या इस हवाले से हमारे नौजवान नस्ल को आगाही है या नहीं? और चूँकि आप हमारे नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी कर रही हैं तो आपका सवाल हमें ये बता रहा है कि आप हमारी नौजवान नस्ल माहौल पर मुरतब होने वाले असरात, हर तरह के असरात जो है हमारे माहौल पर मुरतब हो रहे हैं, चाहे वो सिर्फ माहौलियात के हवाले से हो या माशरत के हवाले से हो, उनके बारे में गहरी आगाही रखते हैं। आपका जवाब इस बात की गवाही है। तो अब मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस चूँकि इसी प्रोग्राम का हिस्सा है तो उनके सवालात को भी हम लेना चाहेंगे। अगर ऑडियंस में से कोई अपने मौजूद मेहमानों से सवाल करना चाहता है तो सबको बारी मिलेगी इंशाअल्लाह। ठीक, तारुफ कराएं अपना और सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख लियाकत अली है। मैं फ्रीलांसर राइटर हूँ, आर्ट रोड पाकिस्तान कराची का मेंबर हूँ और पाकिस्तान लिपि का रिटायर्ड केसी हूँ। इस मौके पर मुझे एक शेर याद आ रहा है परवीन शाकिर का कि ईंधन के लिए कट के गिरा था जो ज़मीन पर, ईंधन के लिए कट के गिरा था जो ज़मीन पर, चिड़ियों को बड़ा प्यार था उस बूढ़े शजर से। बड़ी तरक्की या बड़ी तबाही, जो उर्दू मुझे समझ आई, और सब्ज़ वादी प्रोडक्शन के ज़ेर इत्माम आज का ये जो गैर मामूली सेमिनार है, ये इस बात की भरपूर गवाही करता है कि वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर माहौलियात का अगर कोई ज़िम्मेदार वज़ीर है या कोई भी अफसर है, उसे सोचना चाहिए इस मौजू के ऊपर कि जो डॉक्यूमेंट्री आज मैंने यहाँ देखी है बैठकर, उसने मेरी क्या सबकी आँखें खोल दी हैं। और इस तकरीब में माहौलियात से मुतालिक किसी सीनियर्स को भी आना चाहिए था, और मैं समझता हूँ कलमती साहब कि ये डॉक्यूमेंट्री अरबाब इख्तियार, अरबाब इक़्तिदार तक आनी चाहिए। बस यही मेरी आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर बलोच है। छोटी मोटी सहाफ़त करता था और मुख्तलिफ़ इशूज़ पर दोस्तों के साथ हम काम हूँ और हम कदम हूँ, जहाँ जहाँ से आवाज़ आती है कोशिश करते हैं कि वो हम मौजूद रहें। सबसे पहली बात ये कि आप तो सारे विक्टिम बैठे हुए जो इनसे सवाल पूछना कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन एक जो इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कलमती साहब ने कुछ कानूनी नुकात के हवाले से, कुछ की इम्प्लीमेंटेशन और कुछ नए कवानीन बनाने के हवाले से उन्होंने इशारा किया। अपने जो सवाल आपने पूछा था कि किस तरह से यहाँ का माहौल तबाह हुआ, ज़राअत तबाह हुई, उसके पस मंज़र में उन्होंने बात की। लेकिन एक नुकता जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है और दुनिया भर में उसको यूटिलाइज़ किया जाता है, वो ये है कि जो पानी सीवरेज के नाम पर समंदर में जाके गिरता है, वो बहुत बड़े मिकदार में जाके गिरता है, एक दिन में लाखों गैलन्स के हिसाब से। अब चूँकि बारिशें और यहाँ का जो एग्रीकल्चर निज़ाम है वो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह और उसकी मिठास और उसके जायके पर मुहित है या उसी पर इन्हिसार करता है। दुनिया भर में ये होता है कि इसी पानी को रिसाइकिल करके मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे दानिश पर बैठे हुए हमारी जो नुमाइंदा करने वाले लोग हैं, नुमाइंदगी करने वाले या जो कि गवर्नमेंट सिंध है, वो इस मौजू पर या इस तरफ उनकी कभी तवज्जो गई नहीं। और ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब रसूल कलमती साहब से कि उनके कलम का जो वज़न है, जो वेट है, वो अपने इस कलम के वेट से इस बात को उजागर कर सकते हैं, क्योंकि नदी नाले ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर इस बहते पानी को समुद्री हयात को भी बचाया जा सकता है उसकी तबाही से,
और ये जो खदशात आप लोग ज़ाहिर कर रहे हैं, अगर इसको रिसाइकिल करके रीट्रीट करके इसे पंपिंग के ज़रिए एग्रीकल्चर बुनियादों पर, वैसे ये सीवरेज का पानी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है और उस पर सुप्रीम कोर्ट के दखल भी हैं, इंतज़ामिया के मुदाखलत भी है। अगर इस पर कुछ लिखिए या कभी आपने लिखा है, नंबर 1। नंबर 2, आपका नाम तहमीना से मेरी ऑब्जर्वेशन, आप अबुल हसन साहब के बाद जो है जवाब दें। बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद मुज़ाहिरों में मेरी शिरकत रही है, जो कि डिस्ट्रिक्शन मेगा डेवलपमेंट और मेगा डिस्ट्रिक्शन के ज़ुमरे में आता है। वहाँ पर मर्दों की जो शिरकत थी वो अमूमन 50 से 150 के करीब हुआ करती थी, औरतों की तो वहाँ पर नाम निशान नहीं थी। अगर उन रैलियों का, उन मुजाहरों का तजिया करते हुए इस बात सवाल की सूरत में मैं रखूँ कि वाकई अभी जो ये दावा किया गया कि वो अवेयर हैं उस डिस्ट्रिक्शन से, उनको मालूमात है, तो फिर उस डिस्ट्रिक्शन का मज़हर हमें उन मुजाहरों में, हमें उन एहतजाजों में क्यों नज़र न आ रहा है? शुक्रिया। आपने जो सेवरेज के पानी की बात की तो मैं एक बात अपने उसमें बताना भूल गया। हमारे साथ ताहिर सवाती साहब बैठे हैं सामने, और इसकी बड़ी जदोजहद रही है निसार बलोच के साथ गटर बगीचा, आपने सुना होगा। और ये 1888 में जब कराची में सेवरेज का सिस्टम शॉन के हवाले किया गया तो जेफ स्ट्रेचर ने 2 सीवेज फार्म बनाए थे, चनेसर गोट और गटर बगीचा गोलीमार, 1165 एकड़ पर। तो यही था जो आप कह रहे हैं, पार्टीशन के बाद 70 तक वहाँ उसको सेवरेज के पानी को ट्रीट किया जाता था और गटर बागीचा मशहूर था और पूरे गटर बागीचा में सब्जियाँ होती थी, कराची को सप्लाई की जाती थी। अभी मैंने रिसेंटली जो 10-15 दिन पहले ताहिर के साथ दौरा किया, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, ट्रीटमेंट प्लांट है, बाहर से पैसे आए और ट्रीटमेंट प्लांट चला भी, और करोड़ों का जो मशीनरी वो पड़ी हुई है और कर सकते हैं, मशीनरी पड़ी है और ट्रीटमेंट प्लांट एक बहुत बड़े एरिया में एकड़ों पर और ट्रीटमेंट प्लांट है। पूरे कराची के सेवरेज को इसी तरह 3-4 ट्रीटमेंट प्लांट बना के एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसी के लिए तो हमें जदोजहद करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बात और मैं बताता चलूँ कि हम जो मलीर के लोग हैं, सिर्फ एरिया नहीं, बहुत सारी जो हैं वो हाउसिंग स्कीम्स हैं। जब तक हम शहर में गटर बागीचा के जदोजहद के साथ उस वक्त हम गुजरो नाला के जो मुतासरीन हैं या बाकी जो औरंगी नाला के मुतासरीन हैं और मलीर एक्सप्रेस वे है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट क्यामाड़ी के जो मुतासरीन हैं, ये सब मिलकर जदोजहद नहीं कर सकते, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ जो सारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है जो इंडिजिनस राइट्स अलायंस वो इस तरह का एक माहौल जोड़े जिसमें गटर बागीचा, मलीर एक्सप्रेस वे और जो औरंगी और गुजरो नाला का मुतासरीन है, वो सबका मसला एक है। क्योंकि अगर कराची के बाद जितने भी हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं, कराची का पानी वहाँ उनको मिलेगा, कराची के एग्रीकल्चर में आ जाएगी, कराची का बिजली है वो उनको मिलेगा, कराची की जो गैस है वो उनको मिलेगी, कराची को न पानी मिलेगा, न बिजली मिलेगी, न गैस मिलेगी। इसीलिए कराची वाले, जब मैं जाता हूँ तो जो एक तंजीम की तरफ बड़े बड़े जो पैराफिलेक्स लगे हुए, कराची को पानी दो, यहाँ कहीं नहीं लिखा है सिंध को पानी दो, सिंध को पानी मिलेगा तो कराची को पानी मिलेगा। तो ये इस नारे को हमें उस नारे के साथ जोड़ना पड़ेगा। सिंध में पानी नहीं है, सिंध में पानी आएगा तो कराची को पानी मिलेगा। तो ये जितने भी लोग हैं जदोजहद कर रहे हैं, इन सबको एक साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम कामयाबी हासिल कर सकेंगे, वरना अकेले हमारी जदोजहद आपके सामने है। मेहरबानी। आपसे उनका सवाल था कि आप का जैसे दावा कर रही हैं कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो अपने मसाइल से आगाह हैं, तो अमली तौर पर शिरकत बकौल रशीद बलोच के नज़र नहीं, इसकी क्या वजह है? काठोड़ और गडाब दोनों जगहों में मुझे लगा जी इसी बात को हम खुद भी डिस्कस कर रहे थे कि मतलब ये जो रैली है, मुजाहिरात हुए थे उस टाइम जब ये हुए थे,
तो उनमें काचीनो लोग शिरकत मतलब उन लोगों ने शिरकत किया था, जो औरतें थी वहाँ की। शायद वहाँ के नौजवान नस्ल भी उस रैली में मुजाहरे में मौजूद थे, लेकिन हम जो कार्टून में रहने वाले लोग हैं वी वर शायद अनअवेयर अबाउट इट। लेकिन हमें मालूम था कि ऐसा डिस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी भी हमें मालूम है कि ये चीज़ हमारे साथ हो रहा है। लेकिन जो ये रैली निकले थे, ये मुजाहरे हुए थे, उनमें लोग निकलना चाहते हैं शायद, लेकिन हम अब अभी तक उस हद तक डेवलप नहीं है कि हम लोग निकलें और रैलियों में शामिल हो जाएं। वी आर रियली कंसर्न। हम अभी तक मतलब उसी दायरे में रह रहे हैं जो हम रह रहे थे पहले, लेकिन अब शायद हमें खुद को इस बाउंड्री से निकलना होगा और हमें उस स्पेस तक चलना होगा। और वो जो स्पेस हमारी औरतों को, हमारी जो औरतें हैं जो वहाँ पे ज़िंदगी कर रहे हैं, उनको देनी चाहिए और उनको निकालना चाहिए। अगर वो निकल भी नहीं रहे, उनको निकालें और इस मुजाहरे का मतलब हिस्सा बनाएं, ताकि वो निकल कर खुद को खुद ऑब्जर्व करें, उस डिस्ट्रक्शन को ऑब्जर्व करें जो इसको सोकाल डेवलपमेंट का नाम दिया जा रहा है हमारे मतलब इलाके में जो चीज़ें चल रही हैं। मेरा नाम अब्दुल मतीन है और मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी से। जी, मेरा सवाल मैम अमीरा से है। तो सर ने मतलब बाय लॉ के हवाले से कोई बनी इसके हवाले से सवाल है। वर्ल्ड मतलब कंसर्न है इस हवाले से, जिंदा 30 हमारे सामने है और उसके अलावा पेरिस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। मैं रिसेंटली ग्रेजुएशन करने का मकसद ये है कि बताने का, मैं जब स्कॉलरशिप ढूंढने निकलता हूँ इंटरनेशनली, तो ज़्यादातर SDG से रिलेटेड है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो ज़्यादातर कंसर्न है इन्वायरमेंटल से। तो उसमें अर्बन मैनेजमेंट मिल जाता है, उसमें मतलब दूसरे इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जितने भी स्कॉलरशिप से ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे है। तो आप अकेडमिया से बिलोंग करते हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अकेडमिया इस हवाले से क्या कर रही है, मतलब यहाँ पे जब वर्ल्ड इतनी कंसर्न है तो हम कहाँ पे हैं? सो हमारा रिफॉर्म कहाँ पे है, कैसे मतलब रिफॉर्म कर सकते हैं इस हवाले से? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। अभी मैं इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ गई थी UK, तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि एक इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट सरमायादार सिस्टम है। एजुकेशन के अंदर, फेलोशिप्स के अंदर, स्कॉलरशिप्स के अंदर भी यही सरमायादार निज़ाम चला आ रहा है। और जो वेस्ट के जो इंस्टीट्यूशंस और इदारे हैं वो स्टडीज़ को, रिसर्च को कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो माहौलियाती तब्दीली है तो वो उधर से ही आ रही है डिस्ट्रक्शन, क्योंकि उनका कार्बन फुटप्रिंट हमसे बहुत ज़्यादा है। हमारा पानी का इस्तेमाल, हमारा गाड़ी का इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन रिसर्च वो लीड कर रही हैं और इंस्टीट्यूशनल फंड्स उनके पास हैं। अगर आप देखें तो नॉर्वे जो है वो क्लाइमेट चेंज के बहुत से मंसूबों को फंड करता है, तो वो उनका पैसा भी जो आता है वो कॉर्पोरेट से ही आता है, कैपिटलिस्ट से ही आता है। वो ही पैसा वो थोड़ा सा मामूली शक्ल में देकर उस रिसर्च को फंड कर रहे हैं। तो हमें, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर इस बैलेंस को तब्दील करें और हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, आया के रियारी के अंदर बेनज़ीर यूनिवर्सिटी हो गई, इनके जो लोग जो क्लाइमेट से सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज हो रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी में हो गए या हमारे कठपुर के गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, इन नौजवानों को इस डिस्कोर्स को लीड करना है, बनस्बत ये कि हम लोग उनसे जाकर मांगे स्कॉलरशिप्स के भाई हमें दे दें। हमें आप यानी कि तरीक़ेकार जो है वो हम सीख चुके हैं, हमें पता है, तो यानी कि मामूली चीज़ें, राइट। अगर मैं अभी बैठ के UN के सारे क्योटो की आपने बात की, पेरिस एग्रीमेंट की आपने बात की, UN क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क की हम बात कर सकते हैं, ये सारे उसूल हम लोग बैन अवी सतह पर सीख सकते हैं। लेकिन असल बात ये है कि हम जो बातें इधर तहमीना ने कही, जो बात एज ए यंग पर्सन आप कर सकते हैं, वो उनकी नॉलेज में नहीं है, क्योंकि ये आपके असल जिए हुए तजुर्बात, राइट, कि ये आपकी अपनी ज़िंदगी है। तो आई थिंक हमें कोशिश ये करनी है कि हम किसी तरीके से ये तनकीद भी डिस्कोर्स के अंदर लाएं और क्लाइमेट चेंज की जो डिस्कोर्स है, जो एक्टिविज़म है, जो एहतजाज है, वो उसकी कंट्रोल आप लोग, नौजवान लोग, बलोच लोग, सिंधी लोग, सराइकी लोग, जो सबसे ज़्यादा माहौलियात से असरअंदाज हुए हैं, वो ही स्पोक्स पर्सन्स बने और
और वो ही इन फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स को निकाला करें। तो मैंने लंबा जवाब दे दिया, लेकिन आई थिंक बात आपकी थोड़ी बहुत मैंने आंसर करने की कोशिश। मेरा नाम जाहिद फारूक है, अर्बन रिसोर्स सेंटर URC के साथ वाबस्ता हूँ। और कराची में ये जो डिस्ट्रक्शन होती है मेगा डेवलपमेंट मनसूबों के नाम पे, उसको बहुत सारे लोग देखते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, जितना मेरे हिस्से में आता है मैं देखता हूँ। तो ये वाकई जो ऊपर लिखा है मलीर एक्सप्रेस वे, इसमें वो कहते हैं डेवलपमेंट है, हम जल्दी जल्दी बहरिया टाउन पहुँच जाएँ, कयूमाबाद से शुरू करें और बगैर स्टॉप पहुँच जाएँ। और जाहिर है उनका वो कहते हैं कि ये हमारा हक है कि ट्रैफिक जाम ना हो। लेकिन ये जो इलाका है ये हम समझते हैं कि ये कराची है। असल कराची नाज़ाबाद, लालू खेत या ये जो दूसरा कराची है लांडी कुरंगी, ये बाद में आए हैं। ये कराची बिगिनिंग है कराची का, इब्राहिम हैदरी हुआ, ये रेडी रोड हुआ, या आपका मलीर हुआ, और यहाँ से फल सब्जियाँ तो हम लोग लेते रहे हैं। तो बात इतनी है कि इसमें लोगों को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। जैसे कि बीरा ने भी कहा, आप सब भी कह रहे हैं कि इसको जोड़ें दूसरों के साथ। कराची में जो पानी की सप्लाई है वो अराउंड 500 MGD के करीब है। सवाल करना चाहेंगे आप? जी, मैं कमेंट्स करूँ। हाँ, तो बात इतनी है कि इसको दूसरी तहरीकों के साथ जोड़ें। ख़वातीन आज के दौर में अगर बाहर निकल के अपनी बात करती हैं तो वो बहुत सक्सेस होता है। आदमी को पकड़ लेते हैं, मारते हैं, मुकदमा करते हैं, लेकिन ख़वातीन के साथ फिर भी कहीं ना कहीं उनको कुछ रियायत करना पड़ती है। तो जोड़े उनको दूसरी ऐसी ही तहरीकों के साथ, तो सब मिल के आवाज़ उठाएंगे तो शायद एक मौसर आवाज़ होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। पीछे बैठिए, सवाल कीजिएगा मुख्तसर। मेरा नाम रबीना शाहीन है, मैं आर्ट्स काउंसिल की लाइफ मेंबर हूँ। मेरा ख्याल कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देती हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू। और मैं एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगी आपकी तमाम टीम को। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका साया हमसाए के आंगन में जाए। कोई और साहब हैं जो सवाल करना चाहते हैं? मेरा सवाल तमाम पैनलिस्ट से है कि आप सब लोग मलीर एक्सप्रेसवे के हवाले से क्या कह रहे हैं कि मलीर एक्सप्रेसवे की उसमें क्या कह रहे हैं कि ना बनना चाहिए। इससे क्लाइमेट को क्या नुकसान होने वाला है, ये आप जरा तफसील में बता सकते हैं कि एक रोड बनने से क्यों और किस लिए ये आप नुकसान का अंदेशा शो कर रहे हैं। मलीर एक्सप्रेस वे बनना नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इससे नुकसान होंगे। क्या नुकसान होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो हमने बहुत डिटेल में अपने ऑब्जेक्शंस लिखे हैं। जो इन्वायरमेंटल असेसमेंट हुई थी उसका हमने उस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट बनाया है, लेकिन हम जनरलाइज करके आपको रिप्लाई कर देते हैं। जी, मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि ब्रीफ करूँ टाइम को देखते हुए। जी, तो जब ये रोड अनाउंस हुआ तो सबसे पहले जो लोगों का कंसर्न था वो लोगों के घर थे, क्योंकि हमारी जो सबसे पहला हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलता है वो घर से मिलता है। तो कुछ घर अफेक्टी थे, कुछ ज़मींदार अफेक्टी थे कि उनके पूरे फैमिली का साइकिल एक रोड के बनने से तबाह हो रहा था। वो मतलब एक ऐसे स्टेज पे है कि पूरी खुशहाल फैमिली सड़कों पे आ जाएगी और ज़ीरो पे आ जाएंगे वो एक खुशहाल फैमिली। और वो एक फैमिली कोई सिंगल फैमिली नहीं है, ये हज़ारों फैमिली है। 39 से 40 किलोमीटर्स के अंदर रहने वाले लाखों लोग हैं जो उन हज़ारों फैमिलियों से लिंक होके अपना इकोनॉमिकल साइकिल रन करते हैं। तो ये बेसिकली लाखों लोगों के साइकिल का मसला है इकोनॉमी के हवाले से। एक सेकंड ये है कि मलीर
कराची के बहुत सारे लाइफ लाइन्स थे, जिसमें लियारी नदी की बात करें, गुजरों की बात करें और इस तरह के बहुत सारे जो बची हुई है कराची में लाइफ लाइन, जो कराची को इस वक्त जो एक बैलेंस अभी तक जो मौसम है वो बर्दाश्त के रहने जैसा है, वो जो लाइन दी हुई है वो मलिर रिवर ने दी हुई है। अगर आप उस रिवर को नहीं समझेंगे, जैसे सिंधु नदी के लिए कहते हैं कि वो लाइफ लाइन है पाकिस्तान के लिए, तो कराची के लिए लाइफ लाइन मलिर रिवर है। उसकी वजह ये है कि ये लोग कहते हैं कि सीजनल रिवर है, बारिशें होती हैं तो पानी आता है। आप जिन को वाकिफ है, जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि कराची में ये वाटर सप्लाई सिस्टम बाद में आया। उससे पहले WT बल्क वाटर सप्लाई सिस्टम था जो ब्रिटिश ने बनाया। ये पूरा वाटर सिस्टम कराची के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता था। वो सीजनल बारिशें होती थी, उस सीजनल बारिशों से जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो एक्वाफेयर को रिफिलिंग करता था और वो 1.5-2 साल तक काफ़ी होता था। सारा साल नदी के अंदर पानी बहता था। कारेज सिस्टम WT वाटर सिस्टम का आज भी मौजूद है और कुछ हद तक एक्टिव है। ये कुछ इंडिकेटर हैं जो बताते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स के लिए ये जो लाइफ लाइन है वो कितनी ज़रूरी है। अब दुनिया में हम एक्सटर्नल प्लानेट ढूंढ रहे हैं कि आइडियल प्लेस पे हो, पानी मिल जाए। जब एक जगह पानी मौजूद है और उससे पूरी एक लाइफ साइकिल रन हो रही है, बशमूल इंसान के, बशमूल फ्रूट और सब्जी के जो मार्केट को मुहैया की जा रही है, ये आपके परंग चरंग बटरफ्लाइज रेप्टाइल्स जितने भी मखलूक हैं खुदा की बनाई हुई, जो इकोलॉजिकल साइकिल का हिस्सा हैं, उन तमाम को रन करने के लिए ये रिवर लाइन ज़रूरी है। अगर ये रोड बनाते हैं, अभी तक जितना इन्होंने बनाया है, बखुदा आप जाके जुम्बा कोट या शाह फैसल कॉलोनी ब्रिज के ऊपर चढ़े, थोड़ी देर के लिए सिर्फ खड़े होकर देख लें। जो रिवर के साथ, रिवर बेड के साथ आप कुछ कर नहीं सकते, एक्सीवेटर चला नहीं सकते, जो हालत वो कर रहे हैं, रोना आता है कि आप जो रिवर के साथ कर रहे हैं वो मुस्तकबिल में हमारे बच्चों में सहना है। आप जो एक्वाफायर रिफिलिंग का नेचुरल प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही डैमेज कर रहे हैं कि आपका जो बचा कुचा सिस्टम एक्वाफायर रिफिल ही नहीं होगा। जिस अंदाज से उनको परमिशन ही नहीं है कि वहाँ डिगिंग करके वहाँ से मटेरियल निकालें, सैंड एंड ग्रेवल निकाल के अपने रोड का लेवल बनाएं। आप समझें कि अगर उस एक्वाफायर को कराची में 80 mm की बारिश पे अर्बन फ्लड आता है, दुनिया भर में जाके पूछे 80 mm किसी काउंट में नहीं आता, उनको पता ही नहीं लगता कि 80 mm कोई बारिश हुई है। कराची में 80 मिलीग्राम अगर बारिश हो जाए ऐसा लगता है कि नर्सरी में सैलाब आ गया। क्यों? आपने कंक्रीट बिछा के जो एक्वाफायर जहाँ पे रिफिलिंग होती थी, जो अंडरग्राउंड वाटर आपका जो जाता था, उस पूरे प्रोसेस को आपने रोक दिया है। जो बचा हुआ है उसको आप तबाह करने के लिए जा रहे हैं। अब होगा क्या? पानी आएगा, ये कुज़ार से रिवर निकलता है, वो पूरा कीर्तन रेंज का पानी, कुज़ार का पानी, ये तमाम पानी जितना उस रिफिलिंग से गुजरता हुआ आप तक पहुंचता है। कई नदियां हैं, अगर इस पर प्रॉपर रिसर्च हो, जैसे सिंधु दरिया पे हुई है, शेर दरिया उसे कहते हैं, और शेर दरिया कहाँ कहा जाता है, अगर मलिर रिवर पे रिसर्च हो तो आपको एक्चुअल उसकी रिचनेस का अंदाजा हो। ये बहुत ही रिच लाइफ लाइन है जिसको तबाह करने हम जा रहे हैं। और इस तबाही का एक और इम्पैक्ट है जिसपे हमने गुजर नाला पे लोगों के घर ढाए। हमने ये कहा कि आप अर्बन फ्लड के सबब बन रहे हैं। अब रिवर के अंदर मलिर रिवर का जो 1.5 से 2 किलोमीटर का वाइड एरिया है उसको आप श्रिंक कर रहे हैं, और एक ऐसी जगह पे श्रिंक कर रहे हैं जहाँ पे कोरंगी और शाह फैसल के दरमियान शराफी कोट के पास, और रिवर के अंदर उसको बना के ऊंचा करके बना रहे हैं। क्या होगा? जो इसका लेफ्ट बैंक है, लेफ्ट बैंक पे जितनी इंडिजिनियस पॉपुलेशन रहती है और जितनी नई पॉपुलेशन रहती है,
आपके पास तो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बराई नाम का है, जब होता है तो कोई फंड आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए है। जब 2020 में सैलाब आया, आपने 1100 अरब अनाउंस किया फेडरल गवर्नमेंट ने, कौन सा 1 रुपया लगा है? आप जरा 1 रुपया दिखाएं मुझे। आपसे सेटलमेंट तो होगा नहीं, लोगों के घर जाएंगे, दीवार गिरेंगे, और ये जो राइट बैंक पे बनाने के बाद, राइट बैंक में नहीं बल्कि राइट साइड पे बेड पे, रिवर बेड पे बनाने के बाद लेफ्ट साइड पे जितनी भी पॉपुलेशन रहती है वो सारे पानी के नजर हो जाएंगे, क्योंकि जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो आपके कंट्रोल में तो कुछ नहीं होता। क्लाइमेट चेंज के सारे इंडिकेटर यही है। आप क्या करोगे? आपके पास रास्ता ही नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से उसका एक इम्पैक्ट नहीं है, उसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? आम कराची में रहने वाला बंदा ये कहता है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो आसानी है, साल में एक बार मैं यहाँ से हैदराबाद जाता हूँ, अगर मैं डिफेंस में रहता हूँ या कोरंगी में रहता हूँ तो मैं, या शामिसल में रहता हूँ, अगर इंटरचेंज मुझे मिल गया तो मैं चढ़ूँगा और हैदराबाद से मुझे 15 मिनट का मुझे एक गेट मिल जाएगा। गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट ये कह रही है कि मैं शहर की जो हैवी ट्रैफिक है उसको वहाँ से गुजारूँगा। अगर तो कराची पोर्ट के सामने लियारी एक्सप्रेस वे बना हुआ है, वो बनाया ही हैवी ट्रैफिक के लिए बनाया गया था। कोई बता सकता है कोई सिंगल हैवी ट्रैफिक वहाँ से गुजर रही है? पोर्ट के सामने से उसे बंद कर दिया है, बंद कर दिया। पोर्ट के सामने बना हुआ है। अब पोर्ट से गाड़ी निकल के जाम सादिक ब्रिज तक जाएगा तो कौन कौन से एरिया से गुजरता हुआ जाएगा? आप सोचें। मैं DHA में काम करता हूँ, मुझे अंदाज़ा है गाड़ी गुजर ही नहीं सकती, सिर्फ रात को गुजर सकती है मखसूस रोड से। तो होता ये है कि हमको दिखाया जाता है कुछ और, जैसे शौकसाबाज होते हैं, हम उसको मैजिशियंस कहते हैं, एक हमें दिखाया कुछ जाता है और बेसिकली वो कर कुछ और रहे होते हैं। कराची के ट्रैफिक के नाम पे जो वो ट्रैफिक हमें बता रहे हैं उनको गुजरने की इजाज़त ही नहीं होगी। अब मेरा ख्याल है मैं आगे दूसरे सवाल की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुंहिंजो नालो नज़ीर अहमद मेमना आहे। मां तव्हांजे सॼे माहौल में जेको डिस्कशन थियो आहे तंहिं मां इन ॻाल्हि ते पहुतो आहियां त असांजी ग्रीन वैलीज़ खे ऐं दरख़्तनि खे वॾो नुक़सानु थियो। इहे जेकर रिवाइव थी वञनि, इहो ख़तमु थी वञे सिस्टम, त असांजो माहौल बहितर थी सघे। इन लाइ बि तजवीज़ थी आहे त 2 घर वारा व्यक्ति हिकिड़ो वण पोखनि, इन खे इंसेंटिव ॾिनो वञे गवर्नमेंट तरफ़, इहो कानून पास करे। बिल्कुल, हम जैसे पहले इब्तिदा में मैंने कहा था कि हर शख्स अपने तौर पर भी, इसमें हम इदारों की तरफ ना देखें, गवर्नमेंट की तरफ ना देखें, हमारे हाथ में जो है वो हम करें। इब्तिदा हम अपने आप से करें। क्या हम एक दरख्त नहीं लगा सकते? क्या हम एक दरख्त की आबियारी नहीं कर सकते? क्या एक बीज को हम बड़ा शजर नहीं कर सकते? इसी तरह से ये जो फेफड़े कहते हैं जंगलात को, जो शहरों के लिए फेफड़े बनते हैं, लंग्स जो होते हैं धरती के लिए सांस लेने वाले, तो वो हम कर सकते हैं। जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम मीर बालाज है। मैं कराची यूनिवर्सिटी में IR का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और मेरा सवाल सलमान गोल साहब से है। इस तरह से है कि मेरा ताल्लुक जो सवाल है वो पेड़ों से है। असल में जो पेड़ है कि एक शायर कहते हैं हम सादार पेड़ ज़माने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। अब मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि जो पार्क है वहाँ जाकर बच्चों को दिखाएं कि यहाँ पर जो तितलियाँ उड़ते हैं या यहाँ पर जो स्पीशीज़ है ये आपकी बका है। अब अगर उसी बच्चे की आंखों के सामने उन पेड़ों को काटा जाए तो मैं उस बच्चे को क्या कहूँ कि ये क्यों हो रहा है। और यहाँ पर जिस तरह मैंने पेड़ की बात की तो हमारे डिपार्टमेंट में एक पेड़ लगाया जो कि 2008 में जो बैच गुजरी थी उन बच्चों ने लगाया था, जिसको उन्होंने उसके बाद उसके नीचे हमारे जितने 4 ईयर हैं हम सारे के सारे ईयर के बच्चे वहाँ उसके नीचे बैठकर अपने असाइनमेंट करते हैं। इनके इतना बड़ा उसका फ़ायदा है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर उस बच्चे की आंखों के सामने ये दिखाया जाए कि पेड़ों का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, अब मेरा सवाल ये है कि उस बच्चे की नज़र में इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो मैं उसको कह रहा हूँ कि पेड़ों के फ़ायदे हैं लेकिन उसकी नज़र में ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू जी, मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर दूँगा। वैसे हमारी बात हुई थी तो
मैंने बोला था अमर से कि मुझे रोकना थोड़ा मुश्किल है, मैं प्रोलॉन्ग हो जाता हूँ। शुक्रिया रोकने का। तो बहुत ही मुख्तसरन कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ। जब तक मैं ये कह रहा था कि बच्चों को दिखाएं कि वो उस साइकिल को समझें। अगर तितली को वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं समझेंगे, या परिंदों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं समझेंगे, या उस दरख्त को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं समझेंगे, तो उसके कटने पे वो इतना अफसोस नहीं करेंगे। जब किसी का फैमिली मेम्बर डेथ होता है तो जो अफसोस का लेवल होता है वो कुछ और होता है। जब दूर का कोई बंदा जिसकी मैयत अगर गुजर रही होती है तो आपके अफसोस का लेवल अलग होता है। बाज़ औक़ात अगर आप जल्दी में होते हो तो कोशिश करते हो कि आपका रास्ता बुलात ना हो। जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स में फ़र्क आता है। जब तक उसको अवेयरनेस नहीं होगी उस बच्चे को, वो उस दरख्त के कटाई पे सवाल ही नहीं करेगा। तो जितना अटैचमेंट वो नेचर के साथ उसकी होगी और उसको पता होगा कि ये मेरा सर्वाइवल है, ऑक्सीजन मेरा सर्वाइवल है, बर्ड्स मेरे सर्वाइवल्स हैं और बटरफ्लाइज मेरे सर्वाइवल हैं, तो वो सवाल करना शुरू करेगा, वो रोना शुरू करेगा, वो बोलना शुरू करेगा। तो अभी तो हम बोलने पे ही नहीं आए, जो जब तक हम बोलना शुरू करेंगे तो फ़र्क आना शुरू करेगा। मेरा ये ख्याल है। कोई और है जिसके पास सवाल? मेरा ताल्लुक अवामी वर्कर्स पार्टी से है। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो जो इदारे हमारे हैं जिनका काम है चीज़ों को कंट्रोल करना, वो तो आप बेहतर समझते हैं कि वो कितना करते हैं अपना काम। दूसरा, अभी ट्रीटमेंट प्लांट की भी बात हुई थी, तो ट्रीटमेंट प्लांट जैसे महमूदाबाद में जो है उस पर हमारा थोड़ा सा वर्क था, तो उस पर एक सर्टेन उसके सर्कल का एक एरिया होता है कि अगर ट्रीटमेंट प्लांट को आप चलाएं तो वहाँ पे इंसानी आबादी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक 1 किलोमीटर के एरिया में, मतलब उसके असरात फिर उनको मुतासिर करते हैं। तो अगर वो मशीनें, तो वहाँ पे जंगालू अभी भी लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी मशीनें जिनका आपने जिक्र भी किया था, लेकिन अगर हम कोशिश भी करें उसको चलाने की, तो जो उसके पीछे आबादी है, आज़म बस्ती जिसे हम कहते हैं, आप ये तो टुकड़ा खाली करा लेंगे, लेकिन महमूदाबाद में क्या करेंगे? आज़म बस्ती का क्या करेंगे? अशरफ कॉलोनी का क्या करेंगे जो महमूदाबाद गेट पे? तो इसलिए अब उसको आप चला ही नहीं सकते, सारी आबादियाँ आपको हटानी पड़ेगी उसको चलाने के लिए। तो ये तो जब सोचना चाहिए था जब ये आबादियाँ कायम हो रही थी और इनको आबाद किया जा रहा था इलाकों को। दूसरा, अभी परसों ही हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि पैसा टाउन का जो एरिया है, तो उसमें MDA जो 16 साल पहले जो प्लॉट्स दिए गए थे, तो उसमें लियाली वालों को जो दिए गए थे, लियाली एक्सप्रेस में जो आए थे रास्ते में, तो उसमें 53 और 54 2 सेक्टर हैं। तो अब बाकायदा ऑफिशियल MDA ने नोटिस, पहले तो वो चुपके से रात की तारीखी में कार्रवाई करते थे तो लोग आके उनको मार के भगा देते थे। अब उन्होंने बाकायदा अखबार में नोटिस दे दिया है और लोगों को भी आबादी में नोटिस बांटा है कि ये डिमोलिश किए जाएंगे सेक्टर 53 और 54। अच्छा, उसके पीछे क्या कारगुजारी है हमें जो पता चला है वो ये है कि आपके सवाल में माहौलियात के हवाले से है 176, हाँ वो मेगा प्रोजेक्ट का आपने लिखा है ना, तो इसमें 176 एकड़ ज़मीन मलिक रियाज साहब को वागुजार करके देने का प्रोग्राम है। लेकिन अब उसमें आप समझते हैं कि गवर्नमेंट मुलविस नहीं होगी, गवर्नमेंट ही तो कर रही है सब कुछ, तो आप लड़ेंगे किसके खिलाफ? असल में यहाँ पर मेगा डिस्ट्रक्शन जो है, हम जाहिर करना चाह रहे हैं कि मेगा डेवलपमेंट जो है असल में मेगा डिस्ट्रक्शन है माहौलियात के हवाले से। तो आपका सवाल अपनी जगह पर वैलिड है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा ये प्लेटफॉर्म इसका जवाब देने से। दूसरा एक इससे रिलेटेड, ये जो पानी घरों में नहीं आता और लोग बोरिंग कर लेते हैं, तो वो भी तो ज़मीन का पानी खींच के उसको नाकारा बना रहे हैं और पानी टैंकरों से आपको पता है सप्लाई होती है, वहाँ पानी आ जाता है, घरों में नहीं आता। तो ये सारा सिस्टम ही इस तरह का बना हुआ है, करप्ट। बिल्कुल जी। असल में ये जो आप मामला उठा रहे हैं, इसके आपका सवाल इसमें क्या है मुझे तो समझ नहीं आई।
लेकिन आपने असरात को बयान किए हैं कि इनके असरात ये मुरतब हो रहे हैं। जैसे अंडरग्राउंड लेवल वाटर की जब बात की जाती है तो उसके असरात बिल्कुल मुरतब होते हैं जब, और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि डीप सकर जो बोरिंग इस्तेमाल किए जा रहे हैं ख़ासतौर पर बेरिया टाउन में, तो इस तरह का हमारे यहाँ कोई अभी तक माहौलियात के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से कोई कानून भी मौजूद नहीं है कि अगर इस तरह के डीप सकर इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसका ज़मीन पर जो मनफी असरात मुरतब होते हैं तो किस प्लेटफॉर्म को हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस कनेक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। मेरा बहुत शुक्रिया आपका। अब हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस शेर के साथ, जिसमें दुआ भी है, शिकवा भी है। गरज बरस प्यासी धरती पर, गरज बरस प्यासी धरती पर, पानी दे मौला। चिड़ियों को दाना, बच्चों को गुड़दानी दे मौला। दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी सी नादानी दे मौला। तो ये जो नादानी की बातें हमने की हैं यहाँ पर बैठकर अक्ल वालों को सिखाने के लिए, यही काफ़ी है। कोशिश करें कि हमने यहाँ पर जो चंद बातें सीखी हैं उनको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ले आएँ, और कोशिश करें जैसे हमारे भाई कह गए कि हमारे हाथ में जो कुछ थोड़ा सा है वो हम वो ज़रूर करें। अगर आप प्लास्टिक का शाकर इस्तेमाल करते हैं माहौलियात को बचाने के लिए, कम से कम उसे ज़्यादा दिन चलाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इस्तेमाल कर दिया उसको फेंक दिया। अब पानी की बोतल इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें बोतल ले लें, उसको इस्तेमाल करते रहें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने तौर पर करके माहौल को बचा सकते हैं। आखिरी बात कहूँगा कि कहा गया कौन चाहता है इस माशरे को तब्दील करना, सबने हाथ खड़े कर लिए। आखिरी सवाल हुआ कौन चाहता है अपने आप को तब्दील करना, सारे लोगों ने अपने खामोशी की तरह कोई हाथ नहीं उठा। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अपने आप को बदलने की भी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।